एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि आप जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में एक अटैच वॉशरूम है। रात का टाइम है, अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर रखी है और फिर आपको ऐसा महसूस होने लगे कि कोई जैसे वॉशरूम की लाइट ऑन करता है और वॉशरूम में जाता है। दरवाज़ा बाकायदा तौर पर खुलता हुआ फील होता है और फिर उसके बाद उस वॉशरूम की लाइट ऑन होती है। फिर अंदर से बाकायदा तौर पर जैसे टैप ऑन होता है और पानी गिरने की आवाज़ आती है। ये एहसास भी कितना खौफनाक है, पर ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें अपनी स्टोरी में लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। आज मैं आपसे 3 स्टोरी शेयर करने वाला हूं। जो स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की उन्होंने इस शर्त पे उनका नाम मेंशन न किया जाए। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बंदान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी जिंदगी के 3-4 वाकयात हैं, लेकिन जो सबसे खौफनाक वाकया जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वाकया कुछ इस तरह से है कि मेरा गांव पहाड़ों में है। हम बचपन से ही पहाड़ों में आते जाते हैं, तो मुझे शिकार का भी शौक था। हम कुत्तों के साथ शिकार करने जाते थे। ये वाकया मेरे और मेरे दोस्त के साथ पेश आया था। वो भी शिकार का बहुत शौकीन था। वैसे तो गांव में हमारे साथ 8 लड़कों की टीम होती है जो शिकार खेलते हैं। हम ज्यादातर सर्दियों में शिकार खेलते हैं। ये सन 2013 की सर्दियों की बात है। दिसंबर या जनवरी का महीना था, तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक मगरिब के बाद शिकार के लिए निकल गए। तो हम लोग शिकार करते करते पहाड़ के काफी अंदर चले गए। जो लोग शिकार वगैरह खेलते हैं इन्हें पता होगा कि हम पहले 1-2 कुत्तों को शिकार के लिए छोड़ते हैं। जब इन्हें शिकार की कोई चीज नजर आती है और वो भौंकते हैं तो हम बाकी के कुत्तों को भी छोड़ देते हैं। शिकार वाले कुत्तों की ट्रेनिंग हुई भी होती है, तो वो अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं। अगर वो ज्यादा देर लगाएंगे भी तो इनका मालिक सीटी बजाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। तो इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आधे घंटे बाद सारे कुत्ते वापस आ गए। तकरीबन रात के 11 या 12 का टाइम था, लेकिन मेरा कुत्ता वापस नहीं आया। हमारे साथ जो दूसरे लड़के थे वो तकरीबन 1 घंटा हमारे साथ वहीं पर बैठे रहे और कुत्ते के वापस आने का इंतजार करते रहे। ऐसे करते करते रात का 1 बज गया, लेकिन कुत्ता वापस नहीं आया। सर्दियों में तो रात के 9 भी बज जाए तो ऐसा लगता है जैसे आधी रात गुजर गई है। तो उस टाइम तो वैसे भी बहुत सर्दियां थी और हम थे भी जंगल में और ऊपर से रात का 1 बज गया था। तो लड़कों ने बोला कि यार सुबह तुम्हारा कुत्ता आ जाएगा, अब वापस चलो। तो मैंने कहा कि ठीक है वापस चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला हम कुत्ते को छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन कुत्ता वापस नहीं आया। तो उन्होंने फैसला किया कि वो वापस चले जाएंगे। और मैं और मेरा बचपन का दोस्त, क्योंकि हम दोनों को ही ज्यादा शिकार का शौक था, तो इसने कहा कि हम बाद में चले जाएंगे जब कुत्ता मिल जाएगा। तो अदनान भाई वो लड़के वहां से गांव वापस आ गए और हम आगे जंगल की तरफ चलने लगे। हम तकरीबन 1 घंटा जंगल में आगे चलते रहे, सीटी वगैरह भी मारते रहे। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद एक तरफ से हमारा कुत्ता वापस आ गया। खैर हम बहुत खुश हुए और शुक्र भी किया कि चलो ये मिल गया, क्योंकि ऐसे कुत्ते बहुत कीमती होते हैं और अगर ये ऐसे गुम हो जाएं तो जिसको शिकार वगैरह का शौक होता है इसे काफी दुख होता है। तो कुछ ये वजह भी थी कि हम इसको छोड़कर वापस नहीं आए। तो हम उसको लेकर वापस घर की तरफ चलना शुरू हो गए। उस रात इतनी धुंध थी और इतनी सर्दी के चादर से बाहर हाथ निकाले
वो दिल भी नहीं करता था। खैर हम पहाड़ों में चल रहे थे तो उस वजह से हमें इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। तो हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे आए तो हमारा कुत्ता छुड़वाने की कोशिश करता है, आगे पीछे देखकर भौंकता है। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि छोड़ो इसे, मैं इसे नहीं छोड़ रहा था, ये फिर से कहीं भाग ना जाए और फिर इसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कुत्ता इस तरह से बिहेव कर रहा था कि हम इसे अभी छोड़ दें। हमने आगे पीछे टॉर्च मार के सारा देखा, लेकिन हमें वहां पर कोई शिकार या ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे कुत्ता अट्रैक्ट हो या इसकी तरफ जाने की कोशिश करे। हम थोड़े परेशान भी हुए कि इसको क्या हुआ, तो मैंने कुत्ता छोड़ दिया। आप यकीन करें कि कुत्ता इस तरह से भाग के आगे की तरफ जाता है, वहां पर छोटे छोटे दरख्त भी थे, और वो फिर वहां से वापस आ जाता है और फिर दोबारा से उस तरफ जाता है। और जब वो तीसरी चौथी दफा इस जगह पर गया है तो हमें ऐसे लगा जैसे इस चीज ने इसे जो बहुत जोर से मारा। जब कोई कुत्ते को मारे तो इसकी आवाज आती है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी आवाज आई और भागता हुआ वो वापस हमारे पास आ गया। तो मैंने कुत्ते को पकड़ लिया तो मेरा दोस्त बोलता है कि उधर झाड़ियों में क्या है। कुत्ता फिर उछल उछल कर उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोगों ने वहां पर जाकर देखा, लेकिन मैं वहां पर कोई भी चीज नजर नहीं आई। जब शिकार वाला कुत्ता अग्रेसिव होता है या भौंकता है तो वो शिकार देखकर होता है। हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि हमारे साथ कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके थे। हमारा रोज का आना जाना था। हम दो लड़के अकेले भी शिकार खेलने चले जाते थे। तो हमने वहां से कुत्ते को पकड़कर चलना शुरू कर दिया। शायद तो मेरे दोस्त को मामले की समझ आ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं थी। जब हम लोग वहां से निकले और जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में था। एक तरफ पहाड़ी थी और एक तरफ ढलवान थी। तो इतने में हमें महसूस होता है जैसे कोई चीज ऊपर से भागती हुई, पत्थरों पर पांव रखती हुई, झाड़ियों से टकराती हुई भागती हुई आ रही है। तो हम लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारी तो वो आवाज आना एकदम से बंद हो गई। तो कुत्ता फिर से अग्रेसिव भी होना शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्त से बोला कि मैंने कुत्ता पकड़ा हुआ है, तुम ऊपर जाकर चेक करो कि क्या चीज है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि छोड़ो, कुछ भी नहीं है, टाइम बहुत हो गया है, अब घर चलते हैं। खैर हम लोग आगे चल पड़े। अभी हम 3-4 कदम ही आगे चले होंगे तो हम लोगों ने जैसे ही इस तरफ देखा तो हमारे सामने जैसे गधे या बकरी का बच्चा होता है, बिल्कुल वैसे ही कोई चीज थी। हमने सिर्फ इसके 4 पांव देखे हैं। वो एकदम हमारे आगे से गुजरी और नीचे ढलवान की तरफ निकल गई है। ऊपर से आते हुए इसकी आवाज आ रही थी, लेकिन जब वो ढलान में गई तो इसकी आवाज आना बंद हो गई। देखी मैंने भी थी और मेरे दोस्त ने भी। हो सकता है धुंध की वजह से वो ज्यादा ना दिखी हो। तो खैर मुझे भी वहां पर डर लगना शुरू हो गया और मेरे दोस्त ने कहा कि यार यहाँ मामलात काफी खराब है, कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ो और यहाँ से निकलो। वहां पर मेरी और मेरे दोस्त की जो कंडीशन हो गई थी वो मैं बता नहीं सकता। खैर हम लोग सिगरेट भी पीते थे, तो हम लोगों ने सुन रखा था कि अगर आप सिगरेट लगा लो तो ये चीज आग के शोले के पास नहीं आती। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है। तो मेरे दोस्त ने सिगरेट लगाई और मुझे भी दी और हम ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे। हम लोग अभी गांव से थोड़ा पीछे थे तो वहां पर थोड़े दरख्त आते हैं, जमीनें वगैरह, वहां पर काफी बड़े और पुराने दरख्त हैं। तो जब हम उन दरख्तों के नीचे से गुजरे हैं तो ऊपर से आवाजें आती जैसे कोई चीज छिलका उतारती है और उसको तोड़कर खाती और इसे चबाती है। उस तरह की मिली जुली आवाजें आने लग गई। हमने ऊपर दरख्तों पर टॉर्च वगैरह मार कर देखा, लेकिन हमें कुछ भी नजर नहीं आया।
آپ یقین کریں اس ٹائم جو خوف کا عالم تھا. میں ابھی آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں اور ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکیلا روم میں بیٹھا ہوں. تو جب ہم ان درختوں کے نیچے سے نکلتے ہیں تو ہمارے پیچھے سے آواز آتی ہے جیسے کوئی بہت بھاری قدم اٹھا کر زمین پر رکھتا ہے. یہ آواز واضح طور پر ہمارے پیچھے سے آ رہی تھی اور ہم سے ہمارا کتا سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تو میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ یار تم پیچھے مت دیکھو، آگے چلتے رہو. جب اس نے یہ بولا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ دوسرے معاملات ہیں. اس رات شاید دھند اور سردی تھی لیکن میرا پسینہ نکل رہا تھا. اس سے زیادہ خوف میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا، اور نہ ہی خوف کا کوئی پتہ تھا. اگر پہلی بار کوئی خوف محسوس ہوا تھا تو وہ اس رات محسوس ہوا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گا کیونکہ خوف ہی اتنا تھا. کتا بھی بھاگ بھاگ کر پیچھے کی طرف جا رہا تھا. تو ہم لوگ اللہ اللہ کر کے وہاں سے نکلے اور اپنے گھر آئے. وہ دوست اپنے گھر بھی چلا گیا اور میں نے کتا بھی اس کو دے دیا کہ اسے اپنے گھر میں باندھ لو، میں صبح لے جاؤں گا. تو میرا گھر گاؤں سے تھوڑا باہر کی طرف تھا تو میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا. میں تقریباً 1 کلومیٹر پیدل ہی چلاؤں گا اپنے دوست کو چھوڑنے کے بعد. تو اس راستے میں مجھے کبھی ایک دم سے بلی کی آواز آئے. جب میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو کچھ بھی نہ ہو اور تنگلیوں میں سے گزرتے ہوئے مجھے اچانک سے ایسے لگے جیسے کسی نے اوپر سے ہو کر مجھے دیکھا، اور جب میں وہاں دیکھوں تو مجھے کوئی نظر نہ آئے. پھر کبھی پیچھے بلی بولے اور غائب ہو جائے. خیر میں آیت الکرسی پڑھتا رہا اور مجھ سے غلطی یہ بھی ہو گئی کہ میں نے کتا اپنے دوست کے گھر چھوڑ دیا کیونکہ اس کتے نے جنگل سے لے کر وہاں آنے تک ہماری بہت ہی حفاظت کی تھی. تو پھر جب ایک دم سے اگلی گلی میں مڑ آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ایک بندہ جس کا 12-13 فٹ قد ہے وہ ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں انٹر ہوا اور مجھے اس کے بالکل ایک پرچھائی سی دکھائی دی ہے. اور اس کے بعد میں گھر پہنچ جاتا ہوں. میرے سارے گھر والے اندر سوتے تھے. میری چارپائی برآمدے میں لگی ہوتی تھی تو میں برآمدے میں سو گیا. پھر کبھی چھت سے بلی کی آواز آنے لگی تو کبھی دیوار کے باہر سے بکری کے بولنے کی، اور اس چیز نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں نے اٹھ کر اندر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا گیا. اور پھر صبح ہونے تک مجھے شدید بخار ہو گیا. میں 2 دن تک بخار میں رہا. میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھ سے کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا. اور پھر جب مجھے بخار میں بھی یہ بات یاد آتی تھی تو میرا پورا جسم کانپ جاتا تھا. میں نے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن جب دوسرے دن بخار کی بہت شدت ہو گئی تو پھر میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے. تو پھر مسجد کے امام صاحب ہیں وہ آئے، انہوں نے دم وغیرہ کیا. انہوں نے مجھ سے ساری بات پوچھی، میں نے انہیں ساری بات بتا دی. وہ امام صاحب اسی گاؤں کے اور اب ان کی کافی عمر بھی ہو چکی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت پرانی جگہ اور بہت لوگ اس جگہ سے ڈرے ہیں. تو انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی، ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا، وہ دن کے ٹائم وہاں پر گیا تھا تو اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. جب وہ شام کو واپس نہیں آیا تو اس کے گھر والے اسے ڈھونڈنے گئے تو وہ وہاں مردہ حالت میں پڑا تھا. کمر پر ایک بہت بڑے ہاتھ کا نشان تھا. میرے دوست کی بھی یہی حالت تھی. تیسرے چوتھے دن جب میں اس کے گھر گیا تو مجھے دوست کے بھائی نے بتایا کہ کتے کے جسم پر بہت زیادہ نشان پڑے ہوئے ہیں جیسے کسی نے اس کو مارا ہو. وہ کتا بھی اس دن سے بیمار ہو گیا اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. اس کا بھی کافی علاج کیا لیکن 1 ہفتے بعد وہ بھی مر گیا. مرنے کے بعد بھی وہ نشان اس کے جسم پر واضح تھے. تو عدنان بھائی یہ تھی میری سٹوری. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی.
बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बंदान, कैसे हैं आप? मैं आपकी स्टोरी सुनती रहती हूँ। तो मेरे साथ भी एक वाकया पेश आया था जिसने मुझे खौफजदा कर दिया था। जिसने मेरी ज़िंदगी पर कोई असरात तो नहीं छोड़े, लेकिन इसके बाद मैं और बहादुर हो गई। तो मैं कहती हूँ कि सबको ही ऐसा होना चाहिए। इस तरह के वाकयात होना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम इस दुनिया में रहते हैं तो और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो हमारे साथ रहती हैं। ये उन दिनों की बात है जब हमारा घर बन रहा था। हमारा नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल तैयार था, लेकिन मेरा रूम अभी तैयार नहीं हुआ था। जबकि हमारे सेकंड पोर्शन पर 2 रूम बने हुए थे, वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे। उनमें भी कंस्ट्रक्शन का काम कुछ बाकी था। भाई वगैरह बिजी थे, जिसकी वजह से इस पर काम बंद कर दिया था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, तो अक्सर मैं लेट नाइट पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से और घर वाले डिस्टर्ब होते थे और मैं किसी के रूम में भी नहीं रह सकती थी। तो इसलिए मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, खाना वगैरह खाया और बातें वगैरह कर रहे थे। इसके बाद सब अपने अपने रूम्स में सोने चले गए। मैंने थोड़ी देर बैठकर टीवी देखा और फिर मैं भी ऊपर अपने रूम में आ गई। तो पहले थोड़ी देर तक मैंने स्टडी की और फिर मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने कहा कि मैं अब सो जाती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में भी गई थी और घर के कुछ काम भी किए थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैं 1 बजे तक सो गई थी। तो रात के 3 से 4 बजे मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा है। लेडीज को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती कि कोई इन्हें मुसलसल देख रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें खोल दूं, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो रात के इस टाइम मुझे घूर रहा होगा। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सबसे पहले मेरी नज़र फर्श पर गई। मुझे बेबी शूज नजर आए और फिर जैसे ही थोड़ा सा ऊपर देखा तो मुझे बेबी फ्रॉक नजर आई। हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी पूरी आंखें खोल कर देखूं, ताकि मुझे पता चले कि ये कौन है। मुझे एहसास जरूर हुआ था कि ये कोई मावराई मखलूक है, और फिर मैंने अपनी पूरी आंखें खोल कर देखा और मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। तो उस टाइम मेरी जो कैफियत थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसका पूरा चेहरा नीला था, जैसे किसी मुर्दे का होता है। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और इसके बाल कर्ली थे। मैं आज भी जब ये बात सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि मैंने इसे बहुत करीब से देखा था। तो मैंने एकदम से अपनी चारपाई से छलांग मारी और बिना देखे नीचे भाग गए। तो मैंने नीचे जाकर अपनी सिस्टर से कहा कि आप ऊपर मेरे साथ चलो और देखो कि ऊपर कौन है। वो भी सोई हुई थी। इसने कहा कि सो जाओ, ऊपर कोई भी नहीं होगा, आपका वहम है। लेकिन मैंने कहा आप मेरे साथ चलो तो सही, मैंने इसे बहुत करीब से देखा। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप इधर ही रुको, और फिर वो ऊपर गई। सारा कुछ देख कर आई और इन्होंने कहा कि ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन तक तो मैं उनके रूम में सोती रही, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब होती थी और मैं फिर डरते डरते दोबारा उस रूम में आ गई। लेकिन उसके बाद दोबारा वो मुझे कभी नजर नहीं आई। उसके बाद मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। हम लोग गांव गए हुए थे। मेरे कज़न के बेटे की बर्थडे थी। हमारा गांव फैसलाबाद में है। हमारे अलावा भी वहां पर काफ़ी गेस्ट आए हुए थे और उन सब का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ था। हम भी रात को वहां पहुंचे थे। खैर हम लोगों ने फंक्शन अटेंड किया, खाना वगैरह खाया, सब ने बातें वगैरह की और फिर सब सोने की तैयारी करने लगे। वो गर्मियों के दिन थे कि आपको पता है कि गांव में गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है और वहां पर लाइट का भी कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं था। वो घर काफ़ी बड़ा और हवेली टाइप बना हुआ था। उसमें 5-6 पोर्शन थे। उसमें
मेरी मामू की फैमिलीज वगैरह रहती, तो इन्होंने सबको बाहर बिस्तर लगा दिए। मैं बचपन से ही काफी डरपोक हूँ। मेरी सारी फैमिली यही कहती रहती है कि मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। इसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि मेरी फीलिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब उन चीजों के बारे में मुझे फील हो जाता है जो ये मुझे नजर आ जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं इन सब के सोने से पहले सो जाऊं, इस तरह मैं डरूंगी भी नहीं और ना ही मुझे डर लगेगा। वहां पर दरख्त वगैरह भी थे, तो जब इन्होंने मेरा बिस्तर लगाया तो मैं जाकर लेट गई और थोड़ी देर बाद मैं सो गई और फिर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मेरी आंख खुल गई। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर उठकर देखा तो सारे अपने बिस्तरों पर सोए हुए थे। वो वाइट कलर के बिस्तर थे और सबने अपने सरों तक चादर ओढ़ी हुई थी। तो आप सोच लें कि रात के इस टाइम वहां पर किस तरह का माहौल होगा। और मुझे ऐसे डरने वाले बंदे की तो वैसे ही सांस निकल गई। तो मैं दोबारा जल्दी से लेट गई और कोशिश करने लगी कि मैं सो जाऊं। फिर मुझे अचानक हल्की सी खटखट की आवाज आती है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर होकर देखा तो इनके घर के साथ एक बड़ा सा नीम का दरख्त है। तो मैंने देखा कि उसके नीचे कोई खड़ा हुआ है। उसने वाइट कलर का कुछ पहना हुआ था। वो मेरे इतने करीब था कि मुझे क्लियर नजर आ रहा था। पहले तो मैं समझी कि शायद मेरे मामू हैं, क्योंकि मेरे मामू बहुत ज्यादा इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार, और वो रात को उठकर भी इबादत किया करते थे। तो मैं मुसलसल उसकी तरफ देखती रही और वो जो भी था वो तेजी से हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आना शुरू हो गया। तो मुझसे आगे वाली 2 चारपाइयों पर मेरे भाई और कजन लेटे हुए थे। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी। मैंने इसको काफी झिझोड़ा, लेकिन वो नींद की बहुत पक्की है तो वो कभी नहीं उठती। उसने मुझे कहा कि सोने दो। मैंने कहा कि नहीं, आप उठो, वहां देखो, वहां कुछ है। और फिर इसने जबरदस्ती मेरा सर पकड़कर नीचे कर दिया, लेकिन वो नहीं उठी और ना ही इसने उठकर देखा। बट मैं इसे मुसलसल देख रही थी। वो चीज उड़ती हुई आई और जब इसने देखा कि हमारी चारपाई पर कोई हलचल सी है और वो चीज मेरे भाई की चारपाई के सिराने के पास आकर खड़ी हो गई, और फिर जब मैं रोने लग गई वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। फिर मेरी मामी थी, वो एकदम उठ गई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने इन्हें नहीं बताया कि वहां पर कोई था और वो भाई की चारपाई सर पर खड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझ पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी और अगले दिन मुझे काफी तेज बुखार हो गया। सारे घर वाले परेशान हो गए। तो ये एक वाकया था जो मुझे बिल्कुल उसी तरह से याद है। अक्सर सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है। सब कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डरती हो, इसलिए ये तुम्हें नजर आते हैं। और फिर इस तरह मेरे साथ एक और वाकया भी पेश आया जो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो मेरा ख्वाब था या हकीकत। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो इसे बिल्कुल हकीकत मानने पर मजबूर कर देती। मैं उस टाइम 10 साल की थी और मेरा भाई 8 साल का था। हम काफी दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। हम लोग पैदल जाया करते थे। हमारे रास्ते में एक रेल की पटरी आती थी जिसे हम क्रॉस करके जाते थे। इसके बाद एक नर्सरी आती थी और फिर हमारा स्कूल आता था। तो हमेशा की तरह हम बातें करते हुए खेलते कूदते स्कूल जा रहे थे। तो जब हम रेल की पटरी को क्रॉस करने लगे, वहां पर बहुत बड़ा गोश्त का ढेर था। इसकी लेफ्ट साइड पर गड़ा था और राइट साइड पर काफी झाड़ियां वगैरह थी। तो झाड़ियों की तरफ से जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम घड़े को क्रॉस करके जाते हैं या फिर गोश्त के ऊपर से गुजर कर। मेरा भाई तो घड़े से कूद कर दूसरी तरफ चला गया। इसने मुझसे कहा कि तुम भी यहां से आ जाओ। तो मैंने इससे कहा कि नहीं,
مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں گڑھے میں نہ گر جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ میں گوشت کو کراس کر لیتی۔ میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اپنے بھائی کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ گھر آئے، کھانا وغیرہ کھایا اور پھر رات ہو گئی۔ میرے بھائی کی ذمہ داری ہوتی تھی دروازے کی کنڈی لگانا، تو اس نے جا کر دروازے کی کنڈی لگا دی اور پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھی ہوں۔ میں نے اپنے دروازہ کھولا اور میں اپنی تمام گلیوں سے ہوتی ہوئی انہی راستوں پر چلتی ہوئی اسی جگہ پہنچ گئی ہوں جہاں پر وہ گوشت کا ڈھیر تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی کمر میری طرف تھی۔ اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور پھر اس نے ایک دم پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، میں اسے الفاظ میں نہیں بتا سکتی۔ اور پھر وہ ایک دم اٹھا، اس کے ہاتھ میں کوئی اوزار تھا یا پتہ نہیں کیا چیز تھی جس سے حملہ کر دیا، تو ایک دم سے مجھے پکڑ لیا۔ میں چلا رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر ایک دم کسی نے اس کو دھکا دیا اور وہ گر گیا۔ اور پھر کسی نے مجھ سے بھی کہا کہ تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب یقین کریں کہ میں اسی طرح سے بھاگتی ہوئی گلیوں کو کراس کرتی ہوئی آئی اور میری آنکھ بستر کے اوپر کھل گئی۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ ایک برا خواب تھا، لیکن اس سب میں جو سب سے چکا دینے والی بات تھی کہ میرے پیروں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور میرے پیروں کے ساتھ کانٹے بھی الجھے ہوئے تھے۔ حالانکہ جب میں سونے کے لیے گئی تھی تو میں صاف ستھرا ڈریس پہن کر گئی تھی اور ہمارے گھر میں کہیں بھی مٹی نہیں تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ صبح میرے بھائی کو جس بات پر ڈانٹ پڑی تھی کہ رات کو اس نے دروازہ بند نہیں کیا، حالانکہ اس نے میرے سامنے دروازہ بند کیا تھا۔ اور ہاں، جس نے اس آدمی کو دھکا دیا اور مجھے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ میرے والد تھے۔ میرے والد ہمیشہ رات کو مجھے دم کرتے تھے۔ تو عدنان بھائی، یہ تھے کچھ واقعات، اگر آپ کو اچھے لگے تو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی ایک حیرت انگیز اور خوفناک کہانی سنانا چاہتی ہوں جو آج تک میرے بہن اور مجھے حیران کرتی ہے کہ وہ کون تھا۔ میرا تعلق کوئٹہ سے، یہ واقعہ 2004 کا ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ دسمبر 2003 میں میرے بڑے بہنوئی صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ وہ خیبر پختونخوا کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور ساری عمر دبئی میں رہے تھے۔ جس گاؤں سے ان کا تعلق تھا وہاں آج بھی آٹو رکشہ نہیں چلتا، بلکہ لوگ گیری ڈبہ کو مقامی ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 2004 کا ہے، جب موبائل فون زیادہ عام نہیں تھے اور بہت کم لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتے تھے۔ اگر ہوتے بھی تو نوکیا یا سونی ایرکسن کے چھوٹے بٹنوں والے سیٹ۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا اور موسم کافی سرد تھا۔ میں اور میری بہن اپنے بڑے بھائی جن کا گھر قاسمی روڈ پر تھا ان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گپ شپ میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور جب وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میری بہن کا صبح کسی جاب کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویو تھا، اس لیے ہمیں گھر لازمی پہنچنا تھا۔ ہم اٹھے اور آٹو لینے کے لیے نکلنے لگے۔ بھابھی نے منع کیا کہ سخت سردی ہے اور رات کو ہو چکی ہے، آٹو نہیں ملے گا، لیکن ہم نے کہا کہ روڈ پر کچھ آگے تک جا کر دیکھتے ہیں، اگر قسمت سے کوئی سواری ملی تو اچھی بات ہے، ورنہ واپس آ جائیں گے۔ ہم دونوں بھائی کے گھر سے نکلے تو ان کی گلی سے نکل کر اندازہ ہوا کہ سردی سخت ہے اور روڈ پر انسان تو کیا کتے بھی موجود نہیں تھے۔ خیر ہم دونوں نے کہا کہ تھوڑا آگے تک جاتے ہیں جہاں سبزی منڈی ہے، اگر کوئی سواری نہ ملی تو واپس آ جائیں گے۔ ہم بھائی کی گلی سے اتنی دور آ چکے تھے کہ ان کی گلی کی شروع میں جو اسٹریٹ لائٹ تھی اس کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے
और वापसी का सोच रहे थे कि अचानक भाई की गली के सामने से रोड पर एक ऑटो नमूदार हुआ। मैं और मेरी बहन दोनों खामोश होकर ऑटो को देखने लगे, क्योंकि रात का सन्नाटा और सर्दी का आलम था। अगर ये ऑटो पहले से चलती आ रही होती तो यकीनन हम इसकी आवाज सुन लेते, लेकिन ये ऑटो अचानक से नमदार हुआ। ऑटो के अंदर लाइट चल रही थी। जब ऑटो हमसे कुछ फासले पर आया तो मेरा सारा जिस्म सुन हो गया, क्योंकि ऑटो के अंदर जो ड्राइवर था वो हूबहू मेरे मरहूम बहनोई थे। इन्होंने कंधों पर वो चादर रखी हुई थी जो तबलीगी हजरात ओढ़ते हैं। वो सीधा रोड की तरफ देख रहे थे। मेरी बहन का खौफ से हाल बुरा हो गया और इसने सिर्फ इतना कहा कि ये ऑटो ना रोकना। इतने में ऑटो हमारे करीब आकर रुकी। वो मेरे बहनोई ही थे, लेकिन हमारी तरफ देखे बगैर ऑटो रोक दिया। हमने डरते हुए पूछा, अरबाब टाउन। इन्होंने नफी में सर हिला और ऑटो आगे बढ़ गई। इसकी बैग पर लिखा था दरवेश। मेरी और मेरी बहन की हालत बहुत खराब हुई। हम घर वापस आए और हमें तेज बुखार हो गया। सुबह होते ही हम अपने घर चले गए। हमारी छोटी भाभी मेरी बहन की नंद है, यानी मेरा बहनोई मेरी भाभी का भाई था। हमने भाभी को रात का वाकया बताया। अभी हमने बात पूरी भी नहीं की थी कि भाभी की वालदा की कॉल आई। इन्होंने भाभी को कहा कि रात मैंने इदरीस मेरे बहनोई को ख्वाब में देखा। वो ऑटो चला रहे हैं और तबलीगी रुमाल ओढ़े हुए हैं। उन फोन कॉल के बाद हमने इंतहाई हैरान हुए कि जो हमने रात को सच में देखा वही बहनोई की वालदा ने ख्वाब में देखा था। आज भी इस वाक्य को याद करके हम खौफजदा होने से ज्यादा हैरत ज़दा होते हैं कि आखिर वो कौन था। तो ये मेरी स्टोरी थी, इसे लाजमी शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।